स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में। आज हम करेंगे HPSC PGT कॉमर्स का पेपर जो 9 सितंबर 2023 को हुआ है, वो वाला पेपर आज हम करेंगे। सारे प्रैक्टिकल इसके हम सोल्व करेंगे। और HPSC का स्टेट से क्या लेना देना है, बहुत लेना देना है। तो आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। प्रीवियस पेपर देखो और ये वाला पेपर देखो, तो सारे पेपर कहीं ना कहीं लिंक करते ही हैं। और प्रीवियस पेपर अगर करके जाते हैं तो हमें बहुत हेल्प होती है पेपर करने में, स्टेट करने में। प्रीवियस स्टेट कर लीजिए। और जो हमारे PGT लेवल पे पेपर है KVS NVS के भी 2 पेपर करा रखे हैं चैनल पे, तो प्लीज पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए। बहुत सारे पेपर वहां पे सोल्व करा रखे हैं। अगर आप एक बार सर्च मारेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे जाके, तो आपको बहुत हेल्प होगी। आप वहां से अपने तैयारी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। Which one of the following is not operating activity in the cash flow statement? कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि जो उनसे टॉपिक लगे ना पिछले पेपर में, बार बार वहां से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो वाला कंटेंट जो है वो अच्छे से करिए, क्योंकि वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भी इसी पेपर में ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है, यह है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि अचल संपत्तियों के निपटाने से नकद प्राप्तियां जो है, ये हमारी कौन सी आ जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाती है। बाकी सारी ऑपरेटिंग है। कैश इन रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, माल की बिक्री और सेवाएं प्रदान करने से नकद प्राप्तियां जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रॉयल्टी फी कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, रॉयल्टी फीस कमीशन और अन्य आय से नकद प्राप्तियां। कैश पेमेंट टू एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को और उनकी ओर से नकद भुगतान, ये हमारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अचल संपत्तियों के निपटाने से नकद प्राप्ति है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, प्रीवियस पेपर को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चंस को पढ़ा जाए तो आराम से हम अपना एस्टेट जो वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है ना, PV रेशियो वाला जो टॉपिक है, यहाँ इस पेपर में इससे 3 क्वेश्चन आए, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और पहले एस्टेट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने अपने चैनल पे किए हैं। तो प्रीवियस वीडियोस को देखे बिना आगे की वीडियोस देखने का कोई फायदा ही नहीं है, तो पीछे वाली वीडियो को भी देखिए अगर आपको सीरियसली अपना एस्टेट क्लियर करना है तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,50,000। क्या ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 90,000 की, PV रेशियो भी गिवन है 25% का। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे। देखिए स्पीड ज्यादा लगे तो 0.75 करके देख लीजिए, स्पीड कम लगे तो थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ा के देख लीजिए। आजकल सभी को पता है कैसे वीडियोस देखनी है। तो देखो यहाँ पे सेल हमें निकालनी है, प्रॉफिट जो है वो गिवन है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन है, PV रेशियो भी गिवन है। तो कैसे करेंगे हम, सेल हमें निकालनी है। सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो PV रेशियो है, उस वाले फॉर्मूले में हमारी सेल्स आती है। PV रेशियो का फॉर्मूला S-V/S, ये एकदम से दिमाग में आएगा ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब हम। तो एक बात हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, S-V जो है वो F+P के इक्वल होता है। तो S-V और F+P, अगर ये वाले कुछ बातें जो अगर हमें मिल जाती हैं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से, तो हम अपने आंसर तक जा सकते हैं। तो देखिए S-V, S तो निकालना है और V भी गिवन नहीं है, तो लेकिन F+P गिवन है। F+P इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5,40,000। फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन है 90,000 के, प्रॉफिट गिवन है 4,50,000 का। ठीक है, 4.5 लाख और 90,000 ये दोनों मिलके हो गए हैं 5,40,000। S-V आ गया 5,40,000। अब फॉर्मूला जब पुट करा PV रेशियो का S-V/S, PV रेशियो गिवन है, S-V की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो सेल्स हमारे पास आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल आ जाएगा 21,60,000। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यूज में BEP निकालना है। इफ बजटेड आउटपुट दे रखा है 80,000 यूनिट्स का, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख के, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट दे रखा है 5 रुपीज का, और सेलिंग एक्सपेंसेस है पर यूनिट 10 रुपीज के। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे इसे सोल्व। देखिए BEP निकालना है
और बजटेड आउटपुट हमारे पास गिवन है 80,000 यूनिट्स का। फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट गिवन है। बीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो गिवन है 4 लाख के, लेकिन पीवी रेशियो हमारे पास नहीं है, तो पीवी रेशियो के लिए हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास पीवी रेशियो आ जाएगा 50% का। और बीपी वाले फॉर्मूले में रख के, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन थे, पीवी रेशियो हम निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले में रख के आराम से आ जाएगा बीपी रुपीज 8 लाख का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो की में गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है ना 8 लाख आएगा। वहाँ की में जो हमारी स्टैंडर्ड की आई है उसमें हमारा 4 लाख आंसर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर जो वो 8 लाख ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट परचेजिंग पावर मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। मुद्रास्फीति लेखांकन की वर्तमान क्रय शक्ति पद्धति क्या है। तो ये कौन सी रहती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यह उचित मूल्य सूचकांक का उपयोग करके सभी वित्तीय मूल्यों को वर्तमान क्रय शक्ति में परिवर्तित करके मुद्रास्फीति के लिए वित्तीय विवरणों का समायोजन करती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं उसको करंट वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इट एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्फ्लेशन बाय कन्वर्टिंग ऑल फाइनेंशियल वैल्यूज टू करंट परचेजिंग पावर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स होता है इनके पास, उसका यूज करके ये सभी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यूज दे रखी हैं उन सभी को एडजस्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू प्लेस ए वैल्यू ऑन। मानव संसाधन लेखांकन किस पर मूल्य रखने का प्रयास करता है, किस पर मूल्य रखने का प्रयास करता है। ये सारी ही चीजें इसके अंदर है। होल वर्क फोर्स जो है इसका देखा जाए सबसे सही आंसर जो है होल वर्क फोर्स ही है, संपूर्ण कार्यबल पर। ऐसे तो देखो ये सारी चीजें आ जाती है इसी के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ऑपरेशन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग अंडरटेकन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सभी इसके अंदर आती है। होल वर्क फोर्स आ गया तो इसमें सारी चीजें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 दी गई है कंसेप्ट की और लिस्ट 2 दी गई है एट्रीब्यूट्स की, और यहाँ पे हमें करना है मैच मेकिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट को यहाँ पे मैच मेकिंग करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किससे मैच करेंगे, इट फोकस ऑन मैनेजिंग फिजिकल एंड इमोशनल कैपिटल ऑफ एम्प्लॉइज। कर्मचारियों की भौतिक और भावनात्मक पूंजी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रबंधन पर यानी कि मैनेजमेंट पर। तो ये मैनेजमेंट से हो गया हमारा मैच मेकिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है योग्य व्यक्ति को सही समय पर प्राप्त करना, गेट क्वालिफाइड पर्सन एट राइट टाइम। रिक्रूटमेंट को किससे मैच करेंगे, रिक्रूटमेंट आ जाएगा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ए पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। इसका उद्देश्य संभावित नौकरी उम्मीदवारों का एक संघ बनाना है। और डेवलपमेंट में आ जाएंगी हमारी ग्रोथ, इसमें सभी तरह से कर्मचारियों का विकास शामिल होता है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, पेपर में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं मैच मेकिंग, लेकिन अगर थोड़ा सा शांत दिमाग से अगर इनके ऊपर विचार किया जाए ना बैठ के, तो आराम से हो जाती है मैच मेकिंग। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंट जुड़ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मॉडर्न मेथड कौन सा नहीं है, ये पेयर्ड कंपैरिजन जो है वो इसका मॉडर्न मेथड नहीं है, बाकी सारे इसके मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, व्हेन ए कंपनी ट्रीट्स ईच सिंगल कस्टमर एज अ सेपरेट सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये, लेकिन जब हमने प्रीवियस पेपर में ये वाले क्वेश्चंस कर रखे होते हैं ना 2-3 बार, अगर ये आंखों के आगे से जा रहे होते तो वहाँ क्वेश्चन में इतना टाइम हमें इनके ऊपर स्पेंड नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसका ये वाला आंसर है। जब एक कंपनी प्रत्येक ग्राहक को एक अलग खंड के रूप में मानती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग, कई बार पेपर में प्रेशर इतना होता है कि सही आते आते भी हम गलत पे टिक कर आते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके बैठना अपने स्टेट के पेपर में। नेक्स्ट में फिर से भी मैच मेकिंग कंसेप्ट दे रखे हैं और एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। देखो, रियल नीड, वास्तविक आवश्यकताएं, अनस्टेटेड नीड्स, अनकही आवश्यकताएं, डिलाइट नीड्स, प्रसन्नता की आवश्यकता, सीक्रेट नीड्स, गुप्त आवश्यकताएं। इसको हमें मैच करना है इनके गुणों से। देखिए, वास्तविक आवश्यकताएं, रियल नीड्स कौन सी हो जाएंगी, रियल नीड्स, ग्राहक कम परिचालन लागत पर कार चाहता है, ना कि प्राथमिक लागत पर, ये उसकी रियल नीड है। कस्टमर वांट्स कार एट लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट,
तो ये रियल नीड है। अनस्टेटेड नीड्स कौन सी हो जाएंगी? अनस्टेटेड, कार डीलर से अच्छी सर्विस की उम्मीद करना। अन कहीं आ सकता है, कहीं नहीं जाती, वो मन ही मन उम्मीद करता है कि वो अच्छी सर्विस उसे देगा, एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम कार डीलर। थर्ड है डिलाइट नीड्स। डिलाइट नीड्स यानी कि प्रसन्नता की आवश्यकता है। कब उसे प्रसन्नता होगी? जब कार की खरीद पर ग्राहक को मुफ्त बीमा मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार। और सीक्रेट नीड्स कौन सी हो जाएंगी? ग्राहक अपेक्षा करता है कि उसके मित्र उसे मूल्य उन्मुख ज्ञानी ग्राहक के रूप में देखें। कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी सीन बाय हिज फ्रेंड्स एज वैल्यू ओरिएंटेड सेवी कस्टमर। तो ये है हमारा मैच मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर स्टेटिंग दैट इंडिविजुअल इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत व्यवहार का मॉडल है जो बताता है कि व्यक्ति संगठनात्मक हित के लिए अपनी रुचि भी बलिदान करने को तैयार हैं? ये जगह ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल। ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर। ठीक है, टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर कौन सा नहीं है? ये नहीं है कि वे धैर्यपूर्वक काम करते हैं और काम के लिए अत्यावश्यकता महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, दे वर्क पेशेंटली एंड डू नॉट फील अर्जेंसी फॉर वर्क, यानी कि वो बहुत ही धैर्य से काम करते हैं। ये टाइप ए वाले नहीं होते हैं। टाइप ए वाले फिर कौन से होते हैं? दे आर वर्क एल्कोहलिक, यानी कि वो काम के मादक होते हैं, उन्हें काम करने का नशा होता है। एंड प्रेफर वर्क अलोन, और वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। दे आर कॉम्पिटेटिव एंड सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्व्स, वे प्रतिस्पर्धी होती है और अपने लिए उच्च मानक निर्धारित करते हैं। दे आर प्रोन टू स्ट्रेस एट वर्क, काम पर तनाव के शिकार हो जाते हैं। एंड देयरफॉर सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों से वो पीड़ित होते हैं। तो ये एक जैसे हैं और बाकी वो धैर्यपूर्वक काम करते हैं। अब देखिए ये तीनों अलग होते हैं ना, कि वो काम के नशे में चूर होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो काम पर तनाव के शिकार हो जाते हैं, और वो धैर्यपूर्वक काम करते हैं। स्टार्टिंग से देखने पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग लग रहा है, तो धैर्यपूर्वक काम करते हैं ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट ए ट्रेट ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर। और ये वाला जो है ग्रुप डायनामिक का क्वेश्चन हमने एस्टेट की वीडियोस में फुल फ्लैश इसकी सारी स्टेजेस करी थी, क्योंकि एस्टेट में भी क्वेश्चन कैसे आता है कि बताओ कौन सी स्टेजेस इसकी नहीं है, ग्रुप डायनामिक की कौन सी स्टेजेस नहीं है, या कौन सी स्टेज पे कौन सा काम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जो है मैच मेकिंग करके पूछ लिया। ग्रुप डायनामिक की जो स्टेजेस दे रखे हैं और उनके एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, और हमें मैच मेकिंग करना है कि कौन सी स्टेज की कौन सी विशेषता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग स्टेज में कौन सा आ जाता है? फॉर्मिंग स्टेज में आएगा समूह, एक सदस्य एक समूह बनाने के लिए जुड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। 5 स्टेजेस इसकी होती है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजोरिंग। तो फॉर्मिंग में क्या होता है? फॉर्मिंग में सबसे पहले लोग जुड़ेंगे, ग्रुप बनेगा, तभी तो आगे काम चलेगा। तो मेंबर्स ज्वाइन टू फॉर्म ए ग्रुप। इसके बाद है स्टोर्मिंग। स्टोर्मिंग में यहाँ पे थोड़े से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप इज डिटरमाइंड, यहाँ पर उद्देश्य जो है निर्धारित किया जाता है, क्योंकि मैं वाली यहाँ पे बात आ जाती है कि मैं लीडर। तो यहाँ पे उन सभी को स्टोर्मिंग क्या होता है? तूफान वाली अवस्था होती है। यहाँ पर समूह बनाने का उद्देश्य जो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड आर सेट फॉर एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार के लिए मानक जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। फिर परफॉर्मिंग में क्या आ जाएगा? समूह अंत में लक्ष्य पर काम करते हैं। ग्रुप फाइनली वर्क ऑन द गोल। नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट labeled as statement first and statement second. Examine the statements and select the correct option. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलती है? देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये बिल्कुल सही है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज अप्लाई टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, लेकिन इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अप्लाई किया जाता है। ये बात भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेखांकन कार्य का सही क्रम हमें चुनना है। तो सही क्रम में सबसे पहले क्या जाती है? रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, और सबसे लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले रिकॉर्डिंग यानी कि अभिलेखन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है एंट्रीज को, फिर क्लासीफाई किया जाता है उनको, फिर समराइज किया जाता है, एजेंट पोस्टिंग आ जाएगी, और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, उसके बाद व्याख्या की जाती है थ्रू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड बहुत सारे अकाउंट्स बना के। तो यहाँ पे हमारा जो है 3, 4, 2, 1 ये वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीच में मैंने इंग्लिश के
मैथ्स के और हरियाणा जीके के क्वेश्चन छोड़ दिए, अपने कॉमर्स वाला पोर्शन ही यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो मैच मेकिंग में दे दी है इन्होंने। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी एग्जाम के लिए, जैसे एचटेट का पेपर है, केवीएस, एनवीएस, यहाँ पे कोई भी एक कंसेप्ट पूछ लेंगे, बताओ कौन सी कॉन्सेप्ट जो है मैच नहीं करती है, कौन सी कॉन्सेप्ट में इसको सही मैच करती है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस कर रखे हैं ना तो आराम से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर में। यहाँ पे मैच करना है। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलती है? गोइंग कंसर्न कहती है कि बिजनेस हैज एन इनडेफिनेट लाइफ। चालू इकाई अवधारणा कहती है कि व्यवसाय का अनिश्चित जीवन होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहती है? ड्यूल एस्पेक्ट तो कहती है कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच कैन एक्सप्रेस इन ये हमारा ड्यूल एस्पेक्ट क्या बोलती है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। व्यवसाय की इकाई अवधारणा कहती है व्यवसाय को एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है। और सबसे लास्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहती है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। लेन देन लेखांकन में दर्ज किए जाते हैं जो द्रव्य के संदर्भ में व्यक्त किए, यानी कि जिसको मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है उसी को ही हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट फिर से मैच मेकिंग आ गया। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब देखिए अगर एक भी याद है ना तो 2 ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 P4 होते ही ए और डी तो अपने आप ही चला गया, ठीक है। बच गया बी और सी, यानी कि क्यू में तो 1 ही आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ गया। उसके बाद बोरोविंग कोस्ट में कौन सा आ जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। और ये अलग से भी आ सकते हैं सिर्फ 1 मार्क्स के, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिर्फ इसी के लिए पूछ लिया इंटेंजिबल के लिए कौन सा है, और फिर ये चारों ऑप्शन दे दिया बताओ इनमें से कौन सा है। तो इस तरह से करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट द सेल ऑफ अजय लिमिटेड इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹72,000 एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल। अजय लिमिटेड की बिक्री ज्ञात कीजिए यदि बेची गई वस्तु की लागत 72,000 72,000 है और सकल लाभ बिक्री का 10% है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? सेल्स। देखो सेल निकालनी है, गिवन है कॉस्ट और जीपी की कंडीशन हमारे पास गिवन है। जीपी जिस भी चीज के ऊपर दे रखा है उसी को 100 मान लेंगे। कॉस्ट के ऊपर दे रखा है कॉस्ट को 100 मान लेंगे, सेल के ऊपर दे रखा है सेल को 100 मान लेंगे। लेट सेल 100, जीपी क्या रखा है 10% है तो 10 रुपए जीपी आ गया। हमारा कॉस्ट कितने की आ जाएगी? अब कोई चीज बेची 100 रुपए में, प्रॉफिट 10 का कमाया तो वो 90 की हमें पड़ी थी, ठीक है। अब इतना करने के बाद भी हम बस एक लाइन से भी आंसर निकाल सकते हैं। जो भी चीज निकालनी है वो लिखेंगे। जिस चीज की 2 वैल्यूज गिवन है, अब कॉस्ट यहाँ पे 90 रुपीज आ गई और कॉस्ट ऊपर भी गिवन है, जिस चीज की 2 वैल्यूज गिवन है ना, जो सी ये वाली वैल्यू फिगर्स में गिवन होती है, 72,000 लिखा, इसकी परसेंटेज नीचे और जो निकालना है उसकी परसेंटेज ऊपर। एक सिंपल मेथड तो ये होता है, जिसकी जो अमाउंट दे रखी है उसकी परसेंटेज नीचे और जो निकालना है उसकी परसेंटेज ऊपर करके फटाफट से हम सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट मेथड इसका क्या होता है दूसरा, कि अगर कॉस्ट 90 रुपीज, जिस चीज की 2 वैल्यूज गिवन है उसको हम इक्वेशन में आगे रखेंगे, कॉस्ट की 2 वैल्यूज गिवन है कॉस्ट को आगे रखेंगे, जो निकालना है उसकी वैल्यू पीछे रखेंगे। अगर कॉस्ट 90 है देन सेल 100 है, कॉस्ट अगर 1 रुपीज है तो सेल 100/90। अगर कॉस्ट 72,000 है तो सेल कैसे आ जाएगी? 100/90 मल्टीप्लाई बाय 72,000 80,000, ठीक है। आंसर सेम आना है, तो थोड़ा सा जो भी तरीका माइंड में फिट बैठता हो ना उसी को ही फिट रखना। नेक्स्ट रेशो से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं। कंप्यूट द ग्रोस प्रॉफिट ऑफ विशाल लिमिटेड इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 20% अबव कॉस्ट। देखिए ग्रोस प्रॉफिट पूछ लिया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में तो कहीं पे भी ग्रोस प्रॉफिट आता ही नहीं, लेकिन जो चीजें आती है वो भी पूरी गिवन नहीं है। तो जो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में थोड़े ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी में क्या ट्रिक लगाओ कि जो सा भाई आंसर दे रखा है ना, जिस भी रेशियो की वैल्यू दे रखी है उसी रेशियो का फॉर्मूला लगा के जो चीज मिसिंग है ना वो निकल आएगी। कॉस्ट गिवन है, जीपी दे रखा है 10% ऑफ सेल, तो
सॉरी वो 29 का सोल्यूशन था। अब 30th का सोल्यूशन देखिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, एवरेज स्टॉक गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट बाय एवरेज स्टॉक, तो यहाँ से कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 10 गुना यानी कि 10 टाइम्स दे रखा है। कॉस्ट निकल जाएगी, एवरेज स्टॉक भी गिवन है, कॉस्ट आ जाएगी 80,000। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 20% अबव कॉस्ट यानी कि 20% ज्यादा है कॉस्ट से। अगर कॉस्ट 100 है तो सेल दे रखा है 120 का, तो ग्रोस प्रॉफिट क्या आ जाएगा 20। तो अपना वो सिंपल छोटा सा फॉर्मूला भी रख सकते हैं ना कि जो चीज निकल गई 80,000 उसकी परसेंटेज नीचे यानी कि 100 को नीचे रखेंगे और जो चीज निकालनी है प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। ग्रोस प्रॉफिट की देखो, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, इसकी परसेंटेज ऊपर रखेंगे, जो वैल्यूज आ गई है उसकी परसेंटेज नीचे करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,000 का ग्रोस प्रॉफिट। अल्टरनेटिव मेथड से फिर वो कि जिस भी चीज की दो वैल्यूज गिवन है उसको इक्वेशन में आगे रखना है, बाकी जो निकालना है उसको इक्वेशन में पीछे रखना है। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है, ग्रोस प्रॉफिट 20 रुपीज है, कॉस्ट अगर 1 है तो ग्रोस प्रॉफिट 20/100 और इस तरह से करके। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे ना तब तक आएंगे ही नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फटाफट से क्वेश्चन पेपर में निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। दिस इज ए केस ऑफ, देखिए फर्नीचर खरीदा और इसको कहाँ लिख दिया, परचेज में लिख दिया, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के लिख दिया गया, तो ये हमारे सिद्धांत की त्रुटि है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट में क्या है, द न्यू मशीनरी इज परचेज फॉर ₹1 लाख एंड फ्रेट इज ₹10,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹25,000। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू। मशीनरी खरीद दिया है, 1 लाख रुपए की भाड़ा दिया, 10,000 रुपए, स्थापना पे खर्च हुआ 25,000 रुपए। तो कह रहा है स्थापना के खर्च को कहाँ पे उधार किया जाएगा, यानी कि कहाँ पे डेबिट किया जाएगा। कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट को यूज करने से पहले उस पर किया गया जो भी खर्चा है ना वो सारा का सारा फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में ही जाता है, तो इसको भी मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट कर दिया जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ भी छोटी सी ट्रिक से भी इसको हम फटाफट से सोल्व कर, बिना सोल्व करे ही हम आंसर लगा सकते हैं। सुरेंद्र एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:2। सुरेंद्र और ओम प्रकाश एक फर्म में साझेदार और 5:2 के अनुपात में वो लाभ बांटते हैं। दे एडमिट कुलभूषण एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कुलभूषण आया 1/3 के लिए, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये वाली कंडीशन गिवन हो, सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होने वाली कंडीशन यही होती है, बोर्ड के पेपर में भी और इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, कि बस तीसरे का ना शेयर दे दिया और कुछ नहीं दे रखा। ऐसे तो स्टार्ट में हर तरह से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मतलब अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें तो सभी जो हमारे 4 मेथड है उसमें सबसे ज्यादा ये वाला मेथड ही पूछा जाता है कि जो नया पार्टनर है ना बस उसका शेयर दे दिया और कुछ नहीं दिया और कह दिया न्यू रेशियो निकालो। तो यहाँ पे देखो पहले जो ओल्ड पार्टनर के बीच में जो यहाँ पे रेशियो निकलेगा ना 5:2, इन चारों ऑप्शन में भी पहले 2 में ना वही वाला निकालो, वही वाला हमारे पास आंसर होगा। अब देखो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 10 और 7 है, कट के 5:2 नहीं आता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच गई ये 2 क्योंकि यहाँ पे 5:2 तो है ही करेक्ट, बिल्कुल ही सीधा सीधा दिखा रखा है, और एक ये 10:4। तो इसका जब हम निकालेंगे ना तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। देखो टोटल प्रॉफिट 1, इस तरह के क्वेश्चंस में हम मानते हैं कुलभूषण का शेयर है 1/3, रिमेनिंग आ गया 2/3, और 2/3 को वो दोनों अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 5:2 में। 2/3 को बांट दिया है 5:2 में, तो 10/21, 4/21 और कुलभूषण का शेयर है 1/3। तो यहीं पे ही इनका जो बेस है वो इक्वल कर रहे थे, वो 21 है, 21 है, इसको भी 21 करने के लिए 7 से ही मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 7/21, 10, 4, 7 हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है शेयर कैपिटल से। YSS लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 200 शेयर ऑफ ₹10 each ऑन विच ₹6 पर शेयर हैज बीन पेड। 200 शेयर हैं फॉरफिटेड किए, अपहरण किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर था जिसमें से 6 रुपए ही प्रति शेयर का भुगतान किया गया। आउट ऑफ दीज इनमें से 100 शेयर को दोबारा से रीइश्यू कर दिया एट ए प्राइस ऑफ ₹550 पर शेयर, 5.5 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में जाने वाली अमाउंट कितनी आएगी। अब क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई जब रीइश्यू किया जाता है तो वहां से जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस होता है उसे कौन से अकाउंट में डाला जाता है, उसे डाला जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, एक सीधा सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा है अमाउंट का कि कैपिटल रिजर्व में कितनी जाएगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा।
देखो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोलिन एरिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोल्ड अप वैल्यू पर शेयर से 10 रुपए मंगा रखे थे तो 200 शेयर है और 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए हो गया। कोलिन एरियर में वो हो जाता है जो नहीं पेड करा है, नहीं पेड करा है 4 रुपए, 6 रुपए पेड कर रखे हैं तो 4 रुपए से यहाँ 200 की 4 से करेंगे तो 800 रुपए, 200 की 6 से करेंगे तो 1200 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चलेगी। अब इसमें से 100 शेयर ही रीइश्यू करें तो, और जब वो जितनी इसके अमाउंट उससे कंपेयर इश्यू जाते हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा नुकसान। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक में 5.5 रुपए, शेयर फॉरफीचर में 4.5 रुपए, क्योंकि शेयर था हमारे पास 10 रुपए का। अब पूछ रखा है कि शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितने अमाउंट ट्रांसफर होगी, तो यहाँ वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट ऑन 200 शेयर कितना है 1200 रुपए, तो यहाँ से 200 शेयर का 1200 रुपए है तो 100 शेयर का निकाल लेंगे, हमारे पास 600 रुपए आ जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑन रेशियो ऑफ 100 शेयर, तो 450 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा, वो वाला बैलेंस जो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। देख इस तरह के क्वेश्चंस में नॉट करेक्ट का ऑप्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो करेक्ट वाले ऑप्शन है ना वो जरूर अच्छे से पढ़ने हैं। इन्होंने पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है कंपलसरी वाइंड अप के लिए, अनिवार्य समापन के लिए कौन सा सही नहीं है। यदि कंपनी ने अदालत द्वारा समापन के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित किया है तो ये शर्त सही नहीं है। अनिवार्य समापन के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित किया है कंपनी ने तो ये सही नहीं है। इफ कंपनी हैज पास्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर वाउंड अप बाय द कोर्ट, तो सही कौन से कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए कौन सी कंडीशन सही है। पहली, वैधानिक बैठक आयोजित करने या रजिस्ट्रार को वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अगर चूक होगी तो यहाँ पे कंपनी कंपलसरी वाइंड अप हो जाएगी। डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग और सबमिटिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तो यहाँ पे भी कंपलसरी वाइंड अप हो जाएगा इफ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। यदि अदालत की राय है कि यह न्यायोचित और न्याय संगत है कि कंपनी का समापन कर दिया जाए, कंपनी अदालत को अगर लगे कि हाँ हाँ ठीक है इसको वाइंड अप कर दो तो यहाँ पे भी कंपलसरी हो जाएगा इफ कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप। तो ये तीनों ही कंडीशंस ऐसी है जहां पर कंपनी का कंपलसरी वाउंड अप हो जाएगा। देखिए इस पेपर में एक 5th ऑप्शन भी आया, देख रहे होंगे आप हर क्वेश्चन में ये ऑप्शन, यानी कि जिस बंदे ने 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करा तो उसे 5th वाला टिक करके जाना है, मतलब करके आना है घर पे। अगर वो 5th ऑप्शन फिल करके नहीं आते हैं वहां पे तो यहाँ पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, अगर 5th ऑप्शन भी नहीं किया, यानी कि 4 पहले वो तो करे ही नहीं, साथ में ई भी नहीं करा तो 0.25 की नेगेटिव है, और 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो भी तो पेपर ही नहीं चेक होगा। फाइंड आउट द ऑपरेटिंग, 10 से ज्यादा छोड़ दिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे 50,000 के, नेट सेल दे रखा है। सीधा सीधा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सारी चीजें गिवन तो थी ही, बस फॉर्मूले में पुटअप करी और आंसर आ गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट आर लेबल्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, एग्जामाइन द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए में क्या बोलता है, द फ्लो फंड occur when a transaction changes on the one hand are related to non current account एंड ऑन द अदर हैंड एक करंट अकाउंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये फ्लो फंड हो जाएगा। इन्होंने फ्लो, ये इनफ्लो या आउटफ्लो के बारे में नहीं बोला, बस बोला कि फ्लो होना चाहिए। ठीक है, फ्लो हो जाएगा अगर एक नॉन करंट अकाउंट और एक करंट अकाउंट है। दूसरा बोला रीजन में कि जैसे परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश इज फ्लो ऑफ फंड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ये जो परचेज ऑफ मशीनरी करेंगे तो इसे आउटफ्लो हो जाएगा और इसे एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोला जाता है। सोर्स से एप्लीकेशन वर्ड आता है तो थोड़ा और अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और खाली फ्लो आ गया तो इसको भी तो ध्यान से ही पढ़ना है। इनफ्लो नहीं दे रखा, आउटफ्लो नहीं दे रखा, तो यहाँ पे पजल होने वाली बात थी बिल्कुल। जो फ्लो है तो ये बिल्कुल फ्लो है। परचेज ऑफ मशीनरी करे, सेल ऑफ मशीनरी करे, तो दोनों में ही फ्लो है, यानी कि पैसे का आदान प्रदान है। ये वाला जो क्वेश्चन है भाई पीवी रेशो वाला, ये मैंने पॉइंट उठा के करा, ऑप्शन लेके किया है। आपको अगर किसी और तरीके से आता है तो आप उसे निकाल लेना। फॉर एन आइटम ऑफ 500 यूनिट एग्जिटिंग सेल्स रुपीज 1 लाख। मेरा तो ये पेपर में गलती हो गया क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे एक तो प्रेशर था, टाइम कम था, क्वेश्चन करने का प्रेशर था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चूक हो गई थी। लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि कैसे ऑप्शन लेके भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन करने का तरीका ना आता हो तो।
फॉर एन आइटम ऑफ 500 यूनिट एग्जिटिंग सेल्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की सेल की है, 500 यूनिट्स दे रखे हैं, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60,000 की, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 24,000 की, सेलिंग प्राइस अगर कह रहा है कि रिड्यूस कर दे 10% से, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्वांटिटी जो है वो कितने यूनिट की हो जाएगी। देखो ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्वांटिटी कौन सी होती है, जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी कि वो वाली यूनिट हमें छाटनी थी कि जिस यूनिट को सेल करने से कंपनी को ना प्रॉफिट होता हो ना लॉस होता हो। 500 यहाँ है और यहाँ पे तो प्रॉफिट दे रखा है, तो 500 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बच गए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन को उठा के अगर हम देखेंगे 1 बाय 1, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। वी विल सोल्व द क्वेश्चन बाय टेकिंग ऑप्शंस। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ पहले। सेल हमारे पास गिवन है, यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट गिवन है। कंडीशन क्या दे दी कि सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया 10% से। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया 10%। सेलिंग प्राइस पता तो हो कितना है, सेल दे रखी है 1 लाख रुपए की, यूनिट दे रखे है 500, इसको इससे डिवाइड करके हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया पर यूनिट कितना आ गया 200 रुपए। अब कह रहा है 10% से इसको कम कर दो, इसका 10% होता है 20 रुपए, तो 200 को 20 रुपए से कम करा तो सेलिंग प्राइस कितना है 180। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या थे, 450 यूनिट वो बेचे, 400 यूनिट बेचे या 334 यूनिट बेचे। तो हमने एक ऑप्शन उठाया 400 यूनिट का, ये वाला ही ठीक है, तो इसलिए इसी को उठा लिया। वीडियो ज्यादा लंबी खींचने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। 400 यूनिट्स को हमने उठा लिया। ठीक है, अभी सेल कितने रुपए की होगी, देखिए 400 यूनिट अगर हम बेच रहे हैं 180 के हिसाब से, तो हमारी सेल कितनी हो जाएगी 72,000, यानी कि सेल 72,000 करनी है जहां पे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता हो। अब हमने पीछे भी उस क्वेश्चन में ये वाला करा था ना, S माइनस E इक्वल टू F प्लस बी, यानी कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को लेस करें तो बस फिक्स कॉस्ट ही आनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन होती है, प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि S माइनस V अगर F के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट दे रखी थी 24 की, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 24,000 की गिवन है। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, देखिए मेरी जो थोड़ी गलती वो यहाँ पे ही हुई कि वेरिएबल कॉस्ट का भी तो हमें प्रोपोर्शनेट करना था। 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी, ये जो दे रखी थी वो 500 यूनिट की दे रखी थी, और अब हमने ऑप्शन 400 लिया तो 400 की निकालनी थी यहाँ पे। ये इसको निकाल लेंगे 400 की, हमारे पास आ जाएगा 48,000 की वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल 72,000 में से अगर मैं 48,000 की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूँ तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 24,000, और हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो कर रहा है सेटिस्फाई कंडीशन को, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। देखिए जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज और नॉन फाइनेंशियल कंपनी लिख रखा है ना, यहीं पे ही थोड़ा सा पजलिंग वाला पॉइंट आ जाता है। पजलिंग में भी तो क्या होता है, देखो नॉन फाइनेंशियल का तो जैसे कैश फ्लो करते हैं तो वो याद हो ही जाता है, ऑपरेटिंग क्या है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग क्या है, और हमारी तीसरे नंबर पे क्या थी फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, वो वाली याद हो जाती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये तीनों नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होते हैं। तो इन पूछा था कि कौन सा एग्जांपल है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी अगर इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो वो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। अब जैसे डिविडेंड रिसीव है, डिविडेंड रिसीव बाय ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होता है। फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर डिविडेंड रिसीव करे, इंटरेस्ट रिसीव करे तो ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इंटरेस्ट पेड करे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बारे में ही आएगा अगर वो इंटरेस्ट रिसीव करे, डिविडेंड रिसीव करे, रेंट रिसीव करे। तो थोड़ा सा यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन एनवीएस के जो पेपर करे थे दोनों ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, और इससे पहले जो हमारा 2022 मैच स्टार्ट हुआ था वहां पे भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर उनके बारे में ये क्वेश्चन था, ये इसी तरह से ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल करके पूछ लेते हैं कि डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये कौन सी एक्टिविटी है। तो ये याद रखना है कि जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उनके लिए डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड तीनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव तीनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से स्टार्ट में तो आएगा ही नहीं, फिर भी देख लो एक बारी। A machine was purchased on 1st April 2015 at a cost of ₹10 lakh and its useful life was estimated to be 10 years। एक मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की है, यूजफुल लाइफ इन्होंने एस्टिमेशन कर लिया 10 साल चलेगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है 18 लाख, अगर 1 अप्रैल 2020 को रिप्लेसमेंट करते हैं तो 20 लाख रुपए लगेगी, अगर 31 मार्च 2021 को करते हैं तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का अमाउंट कितनी होगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कितने रुपए से एडजस्ट किया जाएगा। देखिए जो हमारा पुराने मेथड है जो हम पढ़ते आए अपनी बुक्स में,
स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो कॉस्ट आई है वो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। कह रहे हैं ना कि 10 लाख रुपए में खरीदी 10 साल तक चलेगी, अनुमान लगाया है तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करा तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन अगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ये जो दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं ओपनिंग करंट वैल्यू ऑफ एसेट प्लस क्लोजिंग करंट वैल्यू ऑफ एसेट, कह रहे हैं ना 18 लाख होगी अगर 1 अप्रैल 2020 को रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी और 31 मार्च को देखते हैं तो 20 लाख आएगी। तो 18 लाख प्लस 20 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर दे रखी है, 18 प्लस 20 38 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये करा 1,90,000। अब करंट ईयर डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं 1,90,000 आएगा और हिस्टोरिकल मेथड से अगर करते हैं तो वहां पे तो 1 लाख आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना ये चला जाएगा किसमें, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट ऑन ग्रुप बेसिस रादर देन इंडिविजुअल बेसिस। निम्न में से कौन सा मॉडल व्यक्तिगत आधार के बजाय समूह के आधार पर मानव संपत्ति के मूल्यांकन का सुझाव देता है? यह है जग्गी एंड लाउ मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, एग्जामाइन द स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बिजनेस रेफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी विषय से तात्पर्य उन सभी मानवीय गतिविधियों से जो वस्तु और सेवा के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। और दूसरी है एनवायरमेंट रेफर टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज विच हैव ए बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, पर्यावरण उन सभी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को संदर्भित करता है जिनका व्यवसाय के कामकाज पर असर पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, विधानिक निगम के बारे में कौन सा सही है? क्या सही वाले क्वेश्चन में सही पढ़ के आगे निकल जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जो अदर की नॉट ट्रू ये फिर फॉल्स वाली कंडीशन है उसमें ऑप्शन जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो अदर ऑप्शन है जो सही बातें हैं वो भी पढ़ के आगे निकलना है। देखिए जो करंट में जो एग्जाम हुए पिछले 3-4 साल में KVS के NVS के एस्टेट के जो भी एग्जाम हुए हैं वो सारे जरूर देखने हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइज दैट कम इनटू एक्सिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो इसकी स्पेशलिटी हो जाएगी, स्पेशल एक्ट होता है ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए। विधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर कैन ट्रांसफर शेयर टू एन आउटसाइडर, एक भागीदार अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। कब? विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अन्य की सहमति से, अन्य साझेदारों की सहमति से, अन्य भागीदारों की सहमति से वो अपना हिस्सा दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिमांड डिपॉजिट में क्या आ जाएगा भाई, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट और करंट अकाउंट के डिपॉजिट, ये दोनों ही डिमांड डिपॉजिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर से आ गया अपना मैच मेकिंग, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव और एट्रीब्यूट्स के इन्होंने पूछा कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो ये जो गलत है ना वो ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का कि द स्ट्रेटेजी ऑप्शन विच एंटेल्स रिडक्शन ऑफ एग्जिटिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि रणनीतिक विकल्प जो उद्देश्यों तक पहुंचने में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा उत्पाद या सेवा लाइन को कम करता है, ये टर्न अराउंड रणनीति, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सही कौन से हैं? सबसे पहला देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं, मेंटेनिंग द एग्जिटिंग बिजनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंस वेरिएशन, विदाउट एनी वेरिएशन और एडिशंस। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्थिर है जिसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव या परिवर्तन के मौजूदा व्यवसाय को बनाए रखना। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है? विस्तार करना। एन अटेम्प्ट टू ग्रो आइदर बाय इंटेंसिफिकेशन और बाय डाइवर्सिफिकेशन, सहनता या सघनता आएगा, सघनता या विविधीकरण द्वारा बढ़ने का प्रयास। और डी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, शेडिंग बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट डिवीजन और सेगमेंट टू री एम्प्लॉय रिसोर्सेज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। विनिवेश रणनीति क्या कहते हैं? बेहतर प्रदर्शन के लिए संसाधनों को फिर से नियोजित करने के लिए व्यवसाय की इकाइयों या उत्पाद प्रबाधों या खंडों को कम कर दिया जाता है। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट होगी एक तरह से, डी इन्वेस्टमेंट सॉरी। तो हमारा टर्न अराउंड जो है वो यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, बाकी सारे ही ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप के लिए, स्टाइल ऑफ लीडरशिप गिवन है, एट्रीब्यूट्स गिवन है, बताइए कौन सा किससे मैच कर रहा है। लेज़फेयर यानी कि हस्तक्षेप किस में होता है? जिसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं ना उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, भाई करो,
जैसा काम करना है करो। वहाँ कब किया जाता है ये वाला काम? लेस फ्री लीडरशिप कब अपनाई जाती है? प्रेफर्ड फॉर दोज एम्प्लॉय हु रिक्वायर लेस सुपरविजन, उन कर्मचारियों के लिए वरीय है जिन्हें कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तभी तो उन्हें ऐसे छोड़ दिया कि भाई कर लो जो करना है, क्योंकि जो उनके लीडर है उन्हें पता है कि वो अच्छा काम करेंगे। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक निरंकुश। ऑटोक्रेटिक है एक्सर्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, कर्मचारी पे पूरा पूरा कंट्रोल करते हैं। ट्रांजैक्शनल कौन से होते हैं? ट्रांजैक्शनल डज नॉट वर्क वेल इन ऑल सिचुएशन, हर स्थिति में ठीक नहीं होते। और ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं एक मजबूत दूरदर्शी या प्रेरणादायक नेता की आवश्यकता होती है। यहाँ परिवर्तनकारी जो परिवर्तन लाने में विश्वास करते हैं। रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग विजन और इंस्पिरेशनल लीडर। नेक्स्ट है एमएम मॉडल, एमएम थ्योरी सॉरी। इन परफेक्ट मार्केट सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट हैज, ये मोदिग्लियानी मिलर थ्योरी है। ये क्या कहती है कि डिविडेंड पेमेंट कैसे, डिविडेंड की जो पेमेंट है वो कोई प्रभाव नहीं डालती है। नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, इसका लाभांश भुगतान का फर्म के मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एमएम थ्योरी के पहले भी क्वेश्चन आए हैं स्टेट में, तो एमएम थ्योरी को देख लेना थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं उसकी, एमएम थ्योरी की ये वाली कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज वाला ये जो था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था DSSB फीमेल कैंडिडेट वाला जो पेपर किया था ना, उसमें बिल्कुल खोल के किया था कि डिग्री ऑफ लीवरेज वाले क्वेश्चन आ जाते, क्योंकि इससे पहले जो पीजीटी स्क्रीनिंग हुआ था हरियाणा में, वहां पे भी क्वेश्चन आया था यहाँ से। जो हमारे 3 तरह के लीवरेज होते हैं, यहाँ से फॉर्मूले पूछ लिए थे, यहाँ पे भी फॉर्मूला पूछा, थोड़ा सा यहाँ पे पजल करके पूछ लिया, 4 फॉर्मूले दे दिए और पूछ लिया कि बताओ कौन सा ठीक है। तो अगर आपने वो DSSB फीमेल कैंडिडेट वाली वीडियो देखी है ना, 2018 वाली है, वहां पे इतना अच्छे से ये सारा टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए ना, कैसे भी घुमा फिरा के, तो वहां पे मार नहीं खाओगे बिल्कुल भी। तो प्लीज वो वाली वीडियो देख लो अगर ये वाला क्वेश्चन अपना ठीक करना है तो पेपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा DSSB फीमेल कैंडिडेट 2018 वाला पेपर, फीमेल कैंडिडेट का। डिग्री ऑफ लीवरेज ए और सी, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, ये सिंपल फॉर्मूला होता है खाली, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। और अगर यहाँ पे हमारे परसेंटेज दे रखी है तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। In the question given below are 2 statements labeled as statement 1 and statement 2. Examine the statement and select the correct option. दोनों ही करेक्ट है। फर्स्ट क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर शुड इन्वॉल्व मिनिमम रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी। कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी ढांचा ऐसा है तो निर्धारित करते हैं ना कि भाई कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो पूंजी संरचना में वित्तीय दिवालियापन का न्यूनतम जोखिम शामिल होना चाहिए, है ना, कम से कम जोखिम होना चाहिए। द यूज ऑफ एक्सेसिव डेप्ट थ्रेटन्स द सोल्वेंसी ऑफ द कंपनी, बिल्कुल अत्यधिक ऋणों के उपयोग से कंपनी की ऋण शोधन क्षमता को खतरा होता है। अब लोन तो ले लोगे लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक। इतना पढ़ते ही समझ आना चाहिए, रिजर्व रेपो रेट होती है। अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑन एन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज, पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत बैंकों से तरलता को रातों रात आधार पर अवशोषित करता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक RBI दूसरे बैंकों को लोन देगा तो वो होती है रेपो रेट, और उनसे वापस ले लेगा पैसा तो वो कहता है रिवर्स, ठीक है ना, उनके पैसे को अब्जॉर्व कर रहा है, लिक्विडिटी वहां से ले रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट आ जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये LAF की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्स टू सुपरसीड द सेबी इन केस, केंद्र सरकार के पास सेबी को अधिक्रमण करने की शक्तियां हैं यदि सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत सेबी अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो क्या करेगा केंद्र सरकार? सेबी को अधिक्रमण मतलब क्या होता है कि भाई उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर रोक लगा सकता है उसके काम के ऊपर। द सेबी इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज,
ठीक है। सेबी क्या हो रहा है, अनेबल हो रहा है अपने काम को, अपने ड्यूटीज को पूरा करने में। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992, जो सेबी एक्ट 1992 में लिखा गया है उसके अंडर अगर वो काम को ढंग से नहीं कर रहा है तो वहां पे क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पावर को सबसे सुपरसीड करेगा। और इट इज नेसेसरी टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और अगर जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कदम उठा सकता है। नेक्स्ट, लिस्ट 1 प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी दे रखे हैं, लिस्ट 2 में थ्योरीज दे रखे हैं, मैच मेकिंग करना है कौन सी किसकी है। विलियम ओची ने कौन सी दिया, ओचीज जेड थ्योरी। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। डगलस मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी। फ्रेडरिक हर्टबर्ग ये हमारी की हाइजेनी थ्योरी। ठीक है, इसको हाइजेनी एंड मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं, फ्रेडरिक हर्टबर्ग की। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन करेक्ट ऑर्डर। प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जो स्टेप्स है ना उसको करेक्ट ऑर्डर में लेके आना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, संगठन की योजनाओं का विश्लेषण किया जाता है। पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लान है ना उसको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद ही देखेंगे ना कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है। तो उसके बाद आ जाएगा फोरकास्टिंग द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, फिर सप्लाई फोरकास्टिंग, कहाँ से हम उनकी सप्लाई लेंगे, और फिर आ जाएगा एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप चलेंगे ऐसे। सबसे पहला संगठनात्मक योजना का विश्लेषण किया जाएगा, फिर समग्र मानव संसाधन आवश्यकता का पूर्वानुमान किया जाएगा, फिर आपूर्ति का पूर्वानुमान किया जाएगा, और फिर शुद्ध मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वन ऑफ द, और इसी पेपर में 2 बार आया है। इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, 1 मैन 1 वोट। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति में निम्न में से किस सिद्धांत का पालन किया जाता है, 1 आदमी 1 वोट का। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा लगता है हमारा, 1912। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस, ये कितने जाएंगे, 10। बैंकिंग व्यवसाय में अनुमत भागीदारों की अधिकतम संख्या कितनी है, 10। नेक्स्ट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सक्सेसफुली इफ, मूल्य भेदभाव सफल होता है यदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मूल्य विभेदीकरण, इनकी मार्केट के अकॉर्डिंग अपने वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग रेट पे बेचना, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होती है, इसीलिए वो अलग अलग बिकती है। नेक्स्ट है, कंडीशन ऑफ रिसेशन प्रिविल व्हेन, मंदी की स्थिति तब होती है जब मांग सुस्त हो, डिमांड इज स्लगिश। नेक्स्ट है, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री बोलते हैं ना। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों की सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तृतीयक उद्योग। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कन्वेंशन ऑफ, विंडो ड्रेसिंग पे कौन रोक लगाता है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या बोलता है भाई, सब कुछ प्रकट कर दो, सब कुछ दिखा दो, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी छिपाओ मत। तो विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन होती है कंपनी की उसे छिपाया जाता है, तो ये डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आ जाएगी जो कि विंडो ड्रेसिंग पे प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश वेर इन वन रूफ गुड्स आर सोल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अपना माल बेचा जा रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो ब्रॉडर होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next, when 2 or more firm come together to create a new business entity that is legally separate and distinct from its parents, it is known as ये होता है joint venture। ठीक है, एक कंपनी दूसरे में मिल जाए और दूसरी का नाम ही चलता रहे, वो होता है अमलगामेशन। लेकिन जब दोनों कंपनी मिल जाए और फिर उनका नाम ही अलग हो जाए ना, लीगली सेपरेट हो जाए और जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग हो जाए, तो ये कहते हैं ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट है, फॉर मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इट इज नेसेसरी टू बी द मेंबर ऑफ IMF। ये हमारे ट्विंस इनको बोला जाता है IMF और IBRD को। IBRD का दूसरा नाम वर्ल्ड बैंक। जितने इसके मेंबर है उतने इसके मेंबर है, यानी कि जो इसके मेंबर है वो उसके मेंबर है। तो फॉर मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इट इज नेसेसरी टू बी द मेंबर ऑफ IMF। नेक्स्ट है, आउटसोर्सिंग ए पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मार्केटिंग ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस इज नोन एज, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संपूर्ण उत्पादन के एक हिस्से को आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करना क्या होता है कि बाहर से सेवाएं ले ली जाती है और विपणन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुबंध निर्माण, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की में आंसर आया वो है डिबेंचर कैपिटल, वैसे इसका आंसर रिटेन अर्निंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने का सबसे अल्पकालिक
प्रभावी उपाय। ठीक है, ऐसे तो ये सारे प्रभावी उपाय हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर जो ढूंढना वो है हमारा प्राइस कंट्रोल, मूल्य पे नियंत्रण करना। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का निर्धारण किया कर दिया, समूहीकरण कर दिया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन कर दिया। स्पान ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का विस्तार कर दिया। ये सारे किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट है द मैनेजर हु मोटिवेट्स पीपल explicitly or implicitly, threatening punishment of some kind of for non cooperation is using, प्रबंधक जो लोगों को स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करता और असहयोग के लिए किसी प्रकार की सजा की धमकी देता है, वो नेगेटिव लीडरशिप। Next, according to which theory one country may be more efficient in production a particular goods than another country, and that another country may be capable of producing some other goods more efficiently than the first one। देखो ये क्या कह रहा है, किस सिद्धांत के अनुसार एक देश किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश की तुलना में अधिक कुशल हो सकता है और दूसरा देश पहले की तुलना में कुछ अन्य वस्तु का उत्पादन अधिक कुशलता से उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। ये क्या है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। Next, in the given question below are two statements labeled as statement 1, statement 2. Examine the statement and select the correct option. दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। ये GDR की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है। ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट इज ए बैंक सर्टिफिकेट होता है इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर इन ए फॉरेन कंट्री। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी यानी कि एक विदेशी कंपनी के शेयर्स और एक से ज्यादा देशों में इनको इशू किया जा सकता है, वो है GDR। और दूसरा GDR को क्या बोलेंगे? EDR, when private market are attempting to obtain euros, जब निजी बाजार यूरो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो GDR को EDR कहा जाता है। ठीक है, GDR एक विदेशी कंपनी में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों में जारी किया गया एक बैंक प्रमाण पत्र है, और जब निजी बाजार यूरो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो GDR को EDR कहा जाता है। नेक्स्ट, इन इंडिया क्रेडिट ब्यूरो इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, भारत में क्रेडिट ब्यूरो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005, 2005 का क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स इज इन्वॉल्व्ड व्हेन डिसीजन एंड एक्शंस आर गवर्न्ड बाय सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। देखिए, व्यावसायिक नैतिकता का कौन सा सिद्धांत शामिल है जब निर्णय और कार्य निर्धारित नियमों और सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं? ये क्या था? नीति शास्त्रवादी सिद्धांत, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें बोल भी दिया ना, निर्णय और कार्य निर्धारित नियम और सिद्धांतों के अनुसार शासित होते हैं, तो नीति शास्त्रवादी सिद्धांत आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन द फोकस ऑफ CSR शुड बी, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार CSR का फोकस कहाँ होना चाहिए? ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विद इन द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, मौजूदा नियम और विनियमों के भीतर केवल व्यवसाय के मुनाफे को बढ़ाने के लिए। Next, in the question given below are two statements labeled as statement 1, statement 2. Examine the statement and select the correct option. यहाँ पे भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट क्या कह रही है? ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्वीकरण क्या होता है? इसका तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने से है। और ग्लोबलाइजेशन फोकस किस पे करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वैश्वीकरण औद्योगिकरण पर केंद्रित है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, in the question given below are two statements labeled as assertion A, reason R. In the context of the two statement, which one of the following is correct? कौन सी सही है? assertion, reason दोनों दे रखे हैं। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है both A and R correct. R is the correct explanation of A. Management is a dynamic function which is to be performed continuously. ये तो सभी को पता है ना कि एक डायनामिक तो होता ही है ना, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है और ये लगातार होने वाला काम है। प्रबंधन एक गतिशील कार्य से लगातार किया जाना है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्विकली चेंज टू कोप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बदलते कारोबारी माहौल से निपटने के लिए प्रबंधन की नीतियां और प्रक्रियाएं तेजी से बदलती जाती है। तो दोनों ही सही और आर की सही व्याख्या है। देखिए फिर से ये इसका हेनरी फ्यूल सर के जो प्रिंसिपल्स है वो है, तो एस्टेट वाले कैंडिडेट प्लीज हेनरी फ्यूल के सारे ही जितने भी प्रिंसिपल्स है वो करके जाएं। हेनरी फ्यूल सर के का जन्म कब हुआ, उनके कौन कौन से ये प्रिंसिपल्स हैं, और हर एक प्रिंसिपल डिटेल में, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं। सबसे लास्ट वाला ये हमारा जो एस्पिरिट डी कोर्स वो भी कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे कौन सा पूछ रखा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव इज, प्रबंधन का सिद्धांत जिसका तात्पर्य है कि एक उद्देश्य वाली गतिविधियों के समूह के लिए वन हेड वन प्लान होना चाहिए। ये क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि भाई एक बंदे को एक से ही आदेश मिलना चाहिए, अगर कई सारों से मिलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेन पावर है वो अपने पास सेंट्रलाइज कर लो, बाकी को अपने सबऑर्डिनेट को सौंप दो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे तो अथॉरिटी भी दो, क्योंकि बिना अथॉरिटी के बंदा काम ही नहीं कर पाता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है कि एक हेड होना चाहिए, उसका एक ही प्लान होना चाहिए। अगर वो कई सारे प्लान करेगा तो फिर वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। Next, in the given question below are two statements labeled as a assertion A, reason R. In the context of the two statement, which one of the following is correct? अब यहाँ पे तो ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन में पहले क्यों पढ़ रही हूँ, अगर हम ये वाले पढ़ते हैं ना तो फिर ऊपर वाला पढ़ते टाइम फोकस फिर उसी चीज पे ही होता है। ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। ए करेक्ट क्या कह रहा है कि स्टाफिंग हेल्प इन ऑब्टेनिंग राइट पर्सन राइट पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगर सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है कितनी बार, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है और हमारा रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ध्यान रखना दोनों चीजों में, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो आर यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन। मिताक्षरा वंशागति की मिताक्षरा प्रणाली भारत भर में पाई जाती है सिवाय इसके। तो ये बंगाल एंड असम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो ओल्ड बुक्स है ना उसमें बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर। तो यहाँ पे जो बच्चों में डाउट था कि ये वाला भी ठीक हो सकता है, ये वाला भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो न्यू बुक्स आई है ना प्रिंट होके, बुक दिखाऊं मैं? अब जिसके पास ओल्ड बुक है ना सारी बेच के अपने नई नई बुक्स ले लो, वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मिताक्षरा देखो, ये संप्रदाय असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है। जो ओल्ड बुक्स है उसमें क्या बोल रखा है, असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर। तो वो वाली लाइन इन्होंने काट दी है, दो ही रह गया, असम और पश्चिम बंगाल। और इसको इस लाइन को देखते हुए ही ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, बंगाल एंड असम। नेक्स्ट है फिर से मैच करना है, पार्टनर। पार्टनर भी है और भी कुछ है, सब कुछ मिक्स करके दे दिया। डोरमेंट पार्टनर कौन सा होता है, निष्क्रिय साझेदार कौन सा होता है, जो फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं लेता है। डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, नाम से दिख रहा है ना। ज्वाइंट वेंचर, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था ज्वाइंट वेंचर का। तो ज्वाइंट वेंचर एक विशिष्ट साहस के लिए बनाई गई साझेदारी होती है। एक पार्टनरशिप है फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर जैसे काम खत्म हुआ, जैसे ही वो स्पेसिफिक वो वर्क खत्म हुआ, वैसे पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड ए रिटन एग्रीमेंट है कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट कब होता है, जब एक पार्टनर और जज बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इजी था देखना, क्योंकि चारों ही चीजें अलग अलग थी। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। रिजर्व बैंक किसका, कौन सी कंपनी का एग्जांपल है, स्टेट बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक कंपनी का एक उदाहरण है। वन मैन वन वोट आ गया ना। दोबारा क्वेश्चन कह रहे थे कि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है ये। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन टू entertain complaints when the value of goods or services paid as consideration is less than 1 crore। तो जिला आयोग के पास अब कितना जाता है भाई, पहले जाता था 20 लाख से कम, अब जाता है 1 करोड़ से कम। जिला आयोग के पास शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जब प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवा का मूल्य कितना 1 करोड़ से कम, और 1 करोड़ से 10 करोड़ हो तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ऊपर हो तो नेशनल कमीशन। Prior to January 15, 1964, the ECGC functioned as Export Risk Insurance Corporation। क्या 15 जनवरी 1964 से पहले ECGC निर्यात जोखिम बीमा निगम के तहत के रूप में काम करता था। नेक्स्ट है वाल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटलाइजेशन। वाल्टर मॉडल, रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटलाइजेशन। वर्किंग कैपिटल इन ए कंपनी कैन बी यूज फॉर फाइनेंसिंग द। एक कंपनी में कार्यशील पूंजी का उपयोग किसके वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है, किसके, रॉ मटेरियल के। वर्किंग कैपिटल की किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट मशीनरी के लिए तो फिक्स कैपिटल होती है, लैंड बिल्डिंग के लिए फिक्स, इंटेंजिबल एसेट्स होती है अलग अपनी, तो वर्किंग कैपिटल अपनी रॉ मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है सक्सेसफुली हायरिंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉइज हु वांट टू सर्व द कस्टमर वेल इज। ये क्या हो जाएगा, ग्राहकों की अच्छी तरह से सेवा करने के इच्छुक सक्षम कर्मचारियों को सफलतापूर्वक काम पर रखना, प्रशिक्षण देना और प्रेरित करना। ये क्या है, हमारा इंटरनल मार्केटिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायर इज। बायर को अंडरस्टैंड करने के लिए आज के टाइम में कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स।
प्रेरणा की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये है आज के टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, साइकोलॉजी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, ये है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। व्हाट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। लेखांकन अवधारणा कौन सी है जिसके तहत व्यापार खाते में अंतिम स्टॉक जमा करने की प्रथा की आवश्यकता होती है, मिलान अवधारणा आ जाएगी ये हमारी। पोस्टिंग इज डन फ्रॉम, पोस्टिंग कहाँ से कहाँ होती है, सब्सिडरी से लेजर में होती है। ठीक है, सब्सिडरी से लेजर में होती है। एक सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी में थोड़ी ना पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग तो जाती है लेजर में। अब देखो लेजर टू लेजर, यहाँ दो ऑप्शंस में है, अभी लेजर टू लेजर थोड़ी ना होती है पोस्टिंग, तो सब्सिडरी टू लेजर हो जाएगी। एसिलिटेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आर फेवर्ड बिकॉज ऑफ, ये हो जाएगा अपना डैश के कारण मूल्यह्रास की त्वरित विधियों का समर्थन किया जाता है, करों में काफी बचत, कंसिडरेबल सेविंग्स इन टैक्सेस के कारण मूल्यह्रास की त्वरित विधियों का समर्थन किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड एग्रीज टू पे 5000 एज प्रीमियम बट ब्रिंग्स ओनली 4000 इन कैश। ठीक है, नया पार्टनर आया, 5000 रुपये गुडविल के लेके आने, लेकिन वो लेकर आए सिर्फ 4000 रुपये। द बैलेंस ऑफ ₹1000 मस्ट बी डेबिटेड टू, तो जो ये 1000 रुपये ये कहाँ पे डेबिट किए जाएंगे, ये चले जाएंगे एज करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये थे अपने कॉमर्स के क्वेश्चन HPSC पेपर के। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देखते रहना। प्रीवियस पेपर जो करा रखे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही स्टार्ट करा रखे हैं। अगर कोई नहीं करा रखा है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।